आप सभी को पता होगा कि क्लास 12th और क्लास 10th का, खास करके मैं क्लास 12th के स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, तो क्लास 12th का जो एग्ज़ाम पैटर्न है पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। यानी आपको 100% सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर फोकस करना होगा। और आपको आज भी बोल रहा हूँ और आने वाले टाइम में हर एक वीडियो में बोलूँगा, ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ रहेगा। हमेशा याद रखिएगा, वीडियो देखने के बाद जो भी स्टूडेंट मेरे से पढ़ रहे हैं, वीडियो देखने के बाद प्लीज़ इसको कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा, तभी आपको बेनिफिट होगा, वरना नहीं होगा। सब्जेक्टिव का मतलब होता है लिखकर एग्ज़ाम देना। हमारे टाइम में जिस तरीके से एग्ज़ाम होता था, आपके भी टाइम में उसी तरीके से एग्ज़ाम होने जा रही है, इसलिए ज़्यादा लिखने में आपको फोकस करना होगा, ठीक है। और वीडियो में तो आप लोग समझ ही जाइएगा, जितना कुछ मैं आपको बताऊंगा अपनी भाषा में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ तक मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो यहाँ पर अगर टफ लैंग्वेज वाला आंसर होगा तो उसे नहीं लिखिएगा, अपनी लैंग्वेज में ही लिखिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए उपनिवेशवाद वाला जो यहाँ पर आंसर दिया गया है कि उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हो, तो इसको अगर मैं पढ़ूँ तो बहुत सारे बच्चे इसको नहीं याद कर पाएंगे। जैसे मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, उपनिवेशवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत औपनिवेशिक राष्ट्र उपनिवेश के आर्थिक, प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों को प्रयोग अपने हित के लिए करता है और अपने इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन राष्ट्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। स्टूडेंट यहाँ उपनिवेशवाद, औपनिवेशिक, निवेश, ये सब चीज़ में ही फंस जाएगा, उसको याद ही नहीं होगा। तो कैसे याद करना है, ध्यान से समझिएगा, इसको समझिए ये होता क्या है। अगर आप उसी चीज़ को एग्जाम में लिख भी दोगे ना, एक नंबर नहीं कटेगा। सारी प्रक्रिया हमें पता है। तो उपनिवेशवाद का उदाहरण हमारे भारत देश में हो चुका है। जो अंग्रेज था वो हमारे देश में उपनिवेश किया, इसी को उपनिवेशवाद कहा जाता है। अंग्रेज जो ब्रिटिश सरकार था यहाँ पर आई, हमारे भारत देश की जो भी आर्थिक व्यवस्था थी, हमारे भारत का जो भी संपत्ति था, खनिज पदार्थ और प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधन, जो भी चीज़ था, कोयला, इसके अलावा और भी चीज़ें थी, हमारे देश का था, लेकिन वह खुद इस्तेमाल कर रहा था। और हमारे देश में हमारी आर्थिक चीज़ें, हमारा प्राकृतिक संसाधन, संपदा, कोयला वगैरह जो भी चीज़ है, लेकिन उस पर नियंत्रण किसका था? अंग्रेज पर था, अंग्रेज का था, ब्रिटिश सरकार का था। उसी को कहा जाता है उपनिवेशवाद। यानी किसी राष्ट्र में या किसी देश में दूसरे देश का या दूसरे संस्था का, ब्रिटिश संस्था जो था, ब्रिटिश सरकार जो थी, वो एक संस्था थी जो हमारे देश में व्यापार करने के लिए आई थी और व्यापार करते करते हमारे देश को कंट्रोल किया, यहाँ की आर्थिक व्यवस्था, यहाँ की प्राकृतिक संपदा को अपने कब्जे में लिया और उसके बाद सारा कुछ नियंत्रण करके यहाँ हमें गुलाम बनाया। इसी को कहते उपनिवेशवाद। उम्मीद करते आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या आपका, हल और कुदाल के बीच संघर्ष का क्या आशय है? हो सकता है ये आपका 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो हल का मतलब होता है संथालों, कुदाल का मतलब होता है पहाड़ियों। इन दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसी को यहाँ पर बोला गया कि हल और कुदाल के बीच में संघर्ष। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेनामी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो गुमनाम है। 4th नंबर, अमला कौन था? तो ध्यान से समझिएगा, राजस्व इकट्ठा करने के समय यानी टैक्स, जो जमीन का टैक्स दिया जाता था, ठीक है, उस टैक्स को इकट्ठा करते समय जमींदार का एक अधिकारी हुआ करता था। किस लिए होता था? जमींदारी क्या करता था? कर वसूलता था किसानों से, तो उस समय एक अधिकारी भी रहता था और यही टैक्स इकट्ठा करता था। इसी को ही बोला जाता है अमला, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर, बुकानन कौन था? फ्रांसीसी बुकानन एक चिकित्सक था जो भारत में आया और बंगाल चिकित्सा सेवा में 1794 से लेकर 1815 तक कार्य किया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 6 नंबर, औपनिवेशिक काल में व्हाइट समझते हो ना, सफ़ेद, और ब्लैक यानी काला, तो व्हाइट और ब्लैक टाउन का क्या आशय है? तो यहाँ पर समझिए, व्हाइट और ब्लैक टाउन शब्द का यानी नगर का, टाउन का मतलब क्या होता है? शहर या फिर नगर। तो व्हाइट नगर यानी व्हाइट शहर और ब्लैक शहर का मतलब क्या है? तो इसका बनावट यानी संरचना में नस्ली भेदभाव के प्रतीक थे। यानी व्हाइट नगर और ब्लैक नगर दोनों में नस्ल का भेदभाव था। यानी अंग्रेज गोरी चमड़ी के थे तो उन्हें व्हाइट नगर कहा जाता था, और जो भारतीय थे वो काले चमड़ी के थे तो उन्हें ब्लैक नगर कहा जाता था, ठीक है, ब्लैक सिटी या फिर बोला जाए ब्लैक टाउन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। अच्छा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे भी मैं चैनल देखता हूँ, वीडियो देखता हूँ जहाँ पर भरमार लाइक होते हैं और वो एक जरा सा लैंग्वेज को सही से बोल नहीं पाते हैं। जब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो कम से कम लाइक जरूर कीजिएगा। बम्बई दक्कन में ब्रिटिश द्वारा लागू की गई राजस्व प्रणाली का नाम बताइए। बम्बई दक्कन में ब्रिटिश द्वारा जो लागू की गई थी टैक्स व्यवस्था, उसी को आपको बताना है कि वो कौन सी टैक्स व्यवस्था थी या फिर राजस्व प्रणाली थी। तो अंग्रेजी सरकार यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा बम्बई दक्कन में लागू की गई राजस्व प्रणाली या फिर इसी को बोल सकते हैं टैक्स व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता था। जो लागू किया गया था बम्बई दक्कन में जो राजस्व प्रणाली, उसको रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, बंगाल के अस्थाई भूमि बंदोबस्त की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। बंगाल में जो अस्थाई भूमि बंदोबस्त का जो हुआ था उसका 2 विशेषता लिखना है।
देखिए पहला तो ये चीज़ है कि ज़मींदारों को लगान वसूली के साथ साथ ज़मीन का मालिक भी बना दिया जाता था, जबकि ज़मीन का कौन मेन मालिक होता है? किसान होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन ये जो ज़मींदार है बैठे बैठे किसानों को खटाकर मज़दूरों को जैसा मज़दूर के जैसा मज़दूरी करवाकर उनसे लगान चुकाता था और ये अंग्रेज को टैक्स देता था, वसूली देता था और अपने आप को ज़मीन का मालिक समझता था। और इसी के कारण संथाल में भी बहुत सारा विद्रोह भी हुआ था आदिवासी के टाइम में, इन्हीं जमींदारों के कारण। ठीक है। अच्छा, दूसरा विशेषता क्या है कि सरकार को दिए जाने वाले लगान की राशि को निश्चित कर दिया गया, एकदम फिक्स, इतना आपको लगान चुकाना ही है, चाहे आपकी खेती हो चाहे नहीं हो। आपका फसल अगर किसी कारण से खराब हो गया है फिर भी आपको उतना ही लगान चुकाना है, जिसे अब बढ़ाया नहीं जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर। अंग्रेजों द्वारा भारत में उपनिवेश की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेज भारत में क्यों आए थे? ये चुट्टा लोग क्यों आए थे, क्यों यहाँ पर उपनिवेश किए थे? तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, अंग्रेजों का उद्देश्य व्यापार करना, जिसमें मुख्य रूप से उनका क्या उद्देश्य था? इंग्लैंड में बनी वस्तुओं को भारत में बेचना। इतना खतरनाक ये लोग था, सोच सकते हो। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। आगे देखिए 11 नंबर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? सभी को पता होगा 1600 ईस्वी में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। सूर्यास्त कानून से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को एक निश्चित राशि पर जमीन दे दी जाती थी और अगर जमींदार की किसी कारण मृत्यु हो जाती थी उसके पश्चात उसके जो उत्तराधिकारी है उसको जमीन का मालिक बना दिया जाता था। और जमींदार को जो राशि दिया गया, यहाँ पर जितने राशि पर उसको जमीन दिया गया, अगर वह राशि निश्चित टाइम पर वह नहीं चुकाता था, यानी सूर्यास्त के पहले कोई टाइम दिया जाता होगा, हो सकता है कि 1 दिन का टाइम या 2 दिन का टाइम या फिर 3 दिन का, तो तीसरे दिन में सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त कहने का मतलब है सूरज डूबने से पहले, है ना, अगर वह नहीं चुकाता था तो उस समय क्या होता था? जमीन यानी उनकी जमीन को नीलाम कर दी जाती थी। नीलामी, कोई भी दूसरा कोई ले लेता था, कोई दूसरा जमींदार, जो भी जमींदार जितना ज़्यादा बोली लगाता था वह खरीद लेता था। ठीक है, इस कानून को ही सूर्यास्त कानून कहा जाता था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। झूम खेती, सबसे सिंपल आंसर है और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको समझ लीजिए, पता नहीं आपके एग्जाम में भी हो सकता है रिपीट हो जाए। ऐसे तो 2023 में पूछा गया था। झूम खेती से आप क्या समझते हो? तो देखिए झूम कृषि यानी झूम खेती एक आदिम प्रकार की कृषि है। आदिम कहने का मतलब है बहुत पुराना खेती है। ठीक है, ये जो कृषि व्यवस्था है बहुत पुराना, जिस समय चारों तरफ जंगल झाड़ ही था, जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को यानी पेड़ पौधों को, झाड़ियों को काट काट कर उन्हें जला दिया जाता था और साफ कर लिया जाता था। इसके बाद भूमि को पुराने उपकरणों यानी पुराने चीज़ों से, जैसे कि लकड़ी के हलों से, ठीक है, उससे जुताई करते थे और उसमें बीज बोते थे, फसल उगाते थे। और कब तक फसल उगाते थे? जब तक उस जमीन में उर्वरक शक्ति खत्म नहीं हो जाती थी। जब तक उसमें उर्वरक होती थी तब तक वह खेती करते थे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आंसर यहाँ पर पूरा नहीं लिखा है, ये अधूरा है, यहाँ पर ये अधूरा है, इसमें ऐड कीजिएगा। जैसे वहां पर उर्वरक खत्म हो जाती थी फिर इसी प्रक्रिया द्वारा दूसरी जगह भी जंगल झाड़ को काटते थे, वनस्पतियों को काटते थे, जलाते थे और वहां फिर बीज बोते थे और खेती करते थे। तो इसी एक जगह से दूसरी जगह जा जाकर, ठीक है, झूम झूम कर खेती करने की प्रक्रिया को ही झूम खेती कहा जाता है। यहां पर आंसर पूरा नहीं लिखा है, याद रखिएगा, जो मैंने आपको बताया वीडियो को पीछे करके इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। यहां पर अब यहां पर देखते हैं वर्मा के क्वेश्चन आंसर। मेरे नजर में ये सबसे बेस्ट गेस्ट पेपर है, इससे बेटर कोई भी गेस्ट पेपर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पहला कि आपका हूल दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून को मनाया जाता है। दूसरा नंबर, दक्कन के गांवों में रैयतों ने बगावत कब की? तो दक्कन के गांवों में रैयतों ने 12 मई 1875 को बगावत की थी। आगे देखिए स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत किसानों से लगान के रूप में वसूली गई धनराशि का कितना भाग जमींदार अपने पास रखते थे? तो यहाँ पर देखिए 1/11 भाग रखते थे। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत में ये व्यवस्था होती थी, जो किसान से लगान लेते थे ना जमींदार, वो 1/11 भाग लेते थे। आगे देखिए 4th नंबर, इस्तेमरारी बंदोबस्त कब, किसने और कहां लागू किया? इसमें क्या क्या व्यवस्था की गई थी? तो ध्यान से देखिए, इस्तेमरारी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल चार्ल्स कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल प्रांत में लागू किया गया था। यहां से यहां तक का आंसर मिल गया। अब देखिए किसने और कहां लागू किया, तो यहां पर भी आपको पता चल गया कॉर्नवालिस ने लागू किया था। अब कहां पर लागू किया गया था? तो इस बंदोबस्त के अंतर्गत में बंगाल की संपूर्ण कृषि यानी बंगाल में लागू किया गया था, बंगाल प्रांत में, ये तो पता चल गया। अब इसमें क्या व्यवस्था थी? तो इस बंदोबस्त के अंतर्गत में बंगाल की संपूर्ण कृषि योग्य भूमि जमींदार को दे दी जाती थी। जो भी कृषि करने लायक अगर कोई भी जमीन होता था, योग्य का जमीन होता था, तो वो जमींदारों को दे दिया जाता था और इस संपदा पर
भू राजस्व यानी उस खेत पर, उस खेती पर भू राजस्व यानी टैक्स निर्धारित किया जाता था। जमींदार निश्चित समय पर सरकार को जमा करते थे। ये जो टैक्स होता था ना, वो फिक्स टाइम पर ही उनको जमा करना पड़ता था। अगर वो जमा नहीं करते थे तो जमीन की नीलामी कर दी जाती थी। वही मैंने आपको नहीं बताया, सूर्यास्त वाला वही चीज़ है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका 5 नंबर, इस्तिमरारी यानी अस्थाई बंदोबस्त क्या था? तो ध्यान से समझिएगा, इस्तिमरारी बंदोबस्त बंगाल के राजाओं तथा ताल्लुकदारों के साथ किया गया जिन्हें जमींदार कहा जाने लगा। कहने का मतलब है ये जो बंदोबस्त है ना, ये किसके साथ किया गया था? जो बंगाल के राजाओं के साथ ताल्लुक बनाकर रहते थे, यानी जी हुजूरी करते थे। इसके रिश्तेदार होंगे, भारतवासी जो लोग होंगे वो, ठीक है। और जो किसान थे, गरीब थे, उनको तो नहीं बनाया गया, ठीक है। तो यही जमींदार बन गए, याद रखिएगा, इस व्यवस्था के अंतर्गत में। और इसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक राजस्व की राशि निश्चित कर दी कि भाई आपको इतना जमीन का टैक्स चुकाना होगा। और जो जमींदार निश्चित राजस्व राशि नहीं चुका पाती थी, टैक्स नहीं चुका पाता था, उनसे राजस्व वसूली के लिए उनकी संपदाएं नीलामी कर दी जाती थी, यानी उनकी जमीन को नीलाम कर दिया जाता था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, भारत में पहली और दूसरी रेलवे लाइन कहां से कहां तक चालू की गई? तो याद रखिएगा, पहली रेलवे लाइन बंबई से थाने और दूसरी रेलवे लाइन कलकत्ता से रानीगंज तक चालू की गई थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, दक्कन दंगा आयोग क्यों स्थापित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। तो 2 रीज़न था। पहला रीज़न ध्यान से समझिए, दक्कन में हुए दंगों के कारण जो छानबीन करने के लिए जिस आयोग की स्थापना की गई थी, यहाँ पर जो दंगा हुआ था, विद्रोह हुआ था दक्कन में, उसी के छानबीन के लिए एक आयोग का गठन किया गया था, स्थापना की गई थी, उसी को दक्कन दंगा आयोग कहा जाता है। आखिर इस दक्कन दंगा आयोग का गठन क्यों करना पड़ा? तो देखिए यहाँ पर दूसरे पॉइंट पर लिखा हुआ है, ब्रिटिश सरकार 1857 के विद्रोह की याद से चिंतित थे कि कहीं इस जगह पर भी कहीं ना कहीं विद्रोह उठ जाएगा, ठीक है, विद्रोह होना स्टार्ट हो जाएगा। वह नहीं चाहती थी कि भारत में फिर से इस प्रकार का विद्रोह हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, अंग्रेजों ने संथालों को राजमहल की पहाड़ियों में बसने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया? तो देखिए यहाँ पर क्या लालच दिया। तो जब व्यक्ति के पास अपनी अस्थायी जमीन हो जाती है, यानी उसके पास अपना फिक्स जमीन हो जाता है, तो वह वहाँ अस्थायी रूप से बसना चाहता है। और यही काम अंग्रेजों ने भी किया। उन्होंने संथालों को जमीन का मालिकाना हक दे दिया और देकर उन्हें किसान बना दिया, जिससे वह राजमहल की पहाड़ियों में बसने लगे। याद रखिएगा, यही रीज़न था। आगे देखिए 9 नंबर, बंगाल के अस्थायी भूमि बंदोबस्त की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। पहला रीज़न था, पहला जो यहाँ पर विशेषता था, जमींदारों का काम केवल लगान वसूल करना ही नहीं था, इसके साथ ही वे अब अपनी भूमि के मालिक भी बन जाते थे, ठीक है। दूसरा क्या आपका, इस बंदोबस्त के अंतर्गत में क्या था, सरकार जमींदारों को जमीन का कुछ हिस्सा दे दिया जाता था और उस पर टैक्स लगा दिया जाता था, ठीक है। कर की राशि निश्चित कर दी जाती थी, इतना टैक्स आपको चुकाना है, इसको अब बढ़ाया नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये आपका दूसरा रीज़न था। आगे देखिए, नेक्स्ट है 10 नंबर, संथाल विद्रोह के 2 कारणों का उल्लेख करें। संथाल विद्रोह किस कारण से हुआ था? तो ये 2 मेन मुद्दा था, इसी के कारण हुआ था। जमींदार संथालों की, जो जमींदार थे वह संथालों की, संथाल कौन थे? आदिवासी, ठीक है। तो जो जमींदार था वह संथालों की दी गई जमीन पर अपना हक जताने का प्रयास कर रहे थे। और दूसरा कारण था जो साहूकार थे। साहूकार कौन होता है? जो हमें कर्ज देता है। गाँव में जो छोटे छोटे किसान होते थे उनको कर्ज देता था। अगर बीज खरीदना हो, खाद खरीदना हो, जो भी चीज़ खरीदना हो, उसके लिए साहूकार उन्हें कर्ज देता था। और ये इतना कुर था, कहने का मतलब ये इतना खतरनाक था कि ये ज़्यादा ब्याज पर देता था, भारी ब्याज, ठीक है। ज़्यादा ब्याज होने के कारण क्या होता था, उन पर बोझ हो जाता था किसानों पर, और इस कारण से ज़मीन खोने का भी खतरा बढ़ जाता था। तो ये 2 कारण थे जिस कारण से संथाल विद्रोह हुआ था। तो ये सारे क्वेश्चन जितने मैं आपको आज के वीडियो में करवाया हूं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।